students, today we will discuss about the universal law of gravitation। और यह लॉ क्योंकि न्यूटन ने दिया था इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। कह क्या रहा है ये न्यूटन्स लॉ? इट स्टेट दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हुई, कोई भी वस्तु हुई, attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The direction of force is along the line joining the center of the two bodies. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई भी, सपोज करो हम दो बॉडी सजेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये कोई ए है और ये कोई बॉडी बी, इनका ये सेंटर, और इसको हम ज्वाइन करते हैं, ये लाइन। अब न्यूटन्स कहता है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स है जिसके द्वारा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो फोर्स है वो कहते हैं इच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सपोज करो इसका मास m1, इसका 2, तो दोनों का मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। समझ में आई एक बात? सेकंड कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बारे 1 बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनके बीच में जो स्क्वायर है, डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं r मान लें, तो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस। समझ में आई? तो बातें क्या हो रही हैं, क्या हो रहा है? ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मास के गुणनफल के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो इनके बीच में ये डिस्टेंस है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें। अगर हम इसको एक नंबर इक्वेशन मान लें और इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। क्या हो रहा है? m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाती है। f प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट मींस g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये फोर्स इसके बराबर होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं? हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। कोई भी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु अगर आसपास में है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनके मास को हम गुणा कर दें, द प्रोडक्ट ऑफ द मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो फोर्स है वो क्या कह रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस क्या हो रहा है, यदि इनका मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, परंतु डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। अगर कोई चीज़ ए और बी यहाँ रखी है और इसके कंपैरिजन में कोई एक वस्तु यहाँ पे रखी हुई है ए और एक बी यहाँ पे रखी हुई है, अब इसका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस
अब जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में अगर हम देखें, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी, अब नोट डाल देते हैं आपकी में, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। अगर हम उसको डिस्टेंस को डबल कर दें तो 1/4 रह जाती है। एंड इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। अब ये कैसे हो रहा है, एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है, वो क्या कह रहे हैं, यदि हम इस डिस्टेंस को दुगना कर दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में वो 4 गुना कम हो जाएगा। अब सपोज करो पहले केस में यहाँ पे 1 मीटर की दूरी थी, और अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम 1 की वैल्यू रखें, 1 का स्क्वायर कितना है, 1। ठीक है, अगर अब इसको हम डबल कर देते हैं, अब इसको हम क्या करें, डबल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 2 का स्क्वायर, क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाती है ये 1/4, क्या हो जाएगी, 1/4, 4 गुना कम हो जाएगी। अब इसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो फिर क्या, ये 4 गुना बढ़ जाएगी। उल्टा क्या कहते हैं, डिस्टेंस को हाफ कर दो, 2 से हम वापिस 1 पे लेके आ रहे हैं, तो फिर क्या है, ये 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 गुना ही अगर हम डबल करते हैं तो 4 गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। और यदि इसका आधा करते हैं डिस्टेंस का तो 4 गुना जो फोर्स है वो बढ़ जाती है। क्लियर। सेकंड थिंग है, अगर हम यूनिट देखें, जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी हमने लिया है उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 दूसरी बॉडी और r स्क्वायर। अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे जी का ऐसा यूनिट देखना है, जी किसके बराबर होती है वो देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जी निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में जी किसके बराबर होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हम देखें, ये इस तरफ चला जाएगा, F इसको यहाँ ले जाएं, क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2। अब जी निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। अब जी जो है वो किसके बराबर होगी, अगर उसकी ऐसा यूनिट हम बना के देखें, फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में। फोर्स को किस में मापते हैं हम, न्यूटन में। और आर क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर। तो क्या हो गया, ऊपर तो क्या आ रहा है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मास को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में, और किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या बन गई है, अगर हम जी की एसआई यूनिट देखें तो क्या है हमारे पास में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
किलोग्राम स्क्वायर ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये क्या थी, एसआई यूनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एसआई यूनिट ऑफ जी हम ऐसे निकालते हैं। तो हमें पहले तो क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, वो ये है। फिर जो जी है उसकी एसआई यूनिट निकाली, वो ये आपकी आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर हम जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हम लेते हैं, जो कि एक फिक्स है, वो होती है 6.67 इंटू 10 की रेज पावर -19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये फिक्स है वैल्यू। पर कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते वक्त इसको 6.7 इंटू 10 की रेज पावर -11 दे दिया जाता है, ताकि न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व हो सके। एक्चुअल वैल्यू जो जी की है वो है 6.67 इंटू 10 की रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये कैसे निकली है, ये भी वैसे ही नहीं है कि किसी ने फिक्स कर दी है, नहीं, हम इसको अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में ये वैल्यू इतनी ही है, तब जाके हम इसको और न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आज का टॉपिक यहीं तक। कल हम इसकी एक्चुअल वैल्यू बनी कैसे है और उसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्लियर?